हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC नामकरण समाप्त कर लिया है। आज की हमारी टॉपिक देखो क्या है, समावयवता या आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की घटना कार्बनिक रसायन में बहुत कॉमन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत कम ही यौगिकों में आइसोमेरिज्म पाया जाता है, लेकिन समावयवता की घटना जो है कार्बनिक रसायन में बहुत ही कॉमन है। और यही एक मुख्य कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम आइसोमेरिज्म के लिए डिफिनीशन करेंगे, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डिफिनीशन पे। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं तो इन यौगिकों को समावयवी या आइसोमर्स तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो समावयवता की घटना क्या है? समावयवता की घटना में दो यौगिक हो सकते हैं, दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं, उनके अणुसूत्र एकदम सेम होंगे लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगे। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप समझो इसको। देखो, यदि अणुसूत्र C2H6O के लिए हम देख रहे हैं, दो यौगिक बना रहे हैं। देखो CH3CH2OH, यह एथिल अल्कोहल है जिसमें देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 अर्थात C2, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3, 2, 5, 1, 6 तो H6 और एक ऑक्सीजन है। तो इसका अणुसूत्र C2H6O है। एक दूसरा कंपाउंड देखो, यह है डाइमेथिल ईथर। ठीक है, इसमें भी देखो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, अर्थात इसके लिए अणुसूत्र C2H6O, इसके लिए भी अणुसूत्र C2H6O है। तो इन दोनों को आपस में हम समावयवी या आइसोमर्स कहते हैं। ये दोनों आइसोमर्स हैं और इसी घटना को आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। इसी घटना के कारण कार्बनिक रसायन में यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है। अन्य घटनाएं भी हैं लेकिन यह कार्बनिक यौगिकों की ज़्यादा संख्या का एक मुख्य कारण है। तो चलो अब हम इसके लिए वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण को आप देख लो। चलो देखो, समावयवता 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग है संरचना समावयवता, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है त्रिविम समावयवता, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब संरचना समावयवता किस कारण से होती है? देखो आप, जब समावयवी रासायनिक संरचना में भिन्न होते हैं तो संरचना समावयवता तब उत्पन्न होती है जब 2 या 2 से अधिक समावयवी रासायनिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और देखो, त्रिविम समावयवता कब होती है? जब 2 या 2 से अधिक समावयवी के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं या परमाणु समूहों का त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है। ठीक है, जब आइसोमर्स के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं या समूहों का त्रिविम में विन्यास भिन्न होता है, उस समय त्रिविम समावयवता होती है। अब देखो, संरचना समावयवता 4 प्रकार के हैं। पहला देखो, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा स्थान समावयवता, जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको स्थिति समावयवता भी कहते हैं। तीसरा टाइप देख लो, क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। त्रिविम समावयवता को देखो आप, त्रिविम समावयवता भी 2 प्रकार का है। पहला है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट्स, हम पहले प्रकार पे आते हैं, श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। और इसके लिए आप डिफिनीशन को देखो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु उनकी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होती है तो इस प्रकार की समावयवता श्रृंखला समावयवता कहलाती है। डिफिनीशन को आप एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ लेंगे। तो एग्जाम्पल करते हैं। अणुसूत्र C4H10 के लिए आइसोमर्स को बना रहा हूँ मैं। आप देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन
और IUPAC नामकरण मैं करा चुका हूँ, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। यह N ब्यूटेन है, कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें 4 है। और हम दूसरा आइसोमर इसका बना रहे हैं, देखो आप यहाँ CH3 CH3 जो अणुसूत्र इसका है वही अणुसूत्र इसका भी है। नाम इसका क्या होगा? 2-मेथिल प्रोपेन। IUPAC नाम है 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ भी IUPAC नाम आप लोग रिवाइज करते चलें। तो 2 आइसोमर्स हैं अणुसूत्र C4H10 के लिए, और दोनों को आप देखो, दोनों के लिए अणुसूत्र यही है, लेकिन यहाँ भिन्नता क्या दिख रही है? अणुसूत्र समान है, इनकी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता है। मुख्य श्रृंखला यहाँ सीधी है, जबकि यहाँ सीधी चेन नहीं है, और कंपाउंड दोनों अलग अलग हैं, तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगे। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखो, C5H10 के लिए यहाँ 2 आइसोमर्स बनाएंगे केवल। अब देखो CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल पेंटेन है, यह नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक दूसरा आइसोमर बना रहे हैं, ब्रांचिंग दिखाएंगे, दूसरा आइसोमर बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3। अब आप देखो इसका नाम क्या होगा? 2-मेथिल ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन है, और यह दोनों क्या है? दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इनमें भी चेन में उपस्थित जो कार्बन परमाणु हैं, इनकी व्यवस्था में भिन्नता है, और इसलिए आइसोमेरिज्म उत्पन्न हुआ है। तो ये आइसोमेरिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके और भी आइसोमर्स होते हैं, आप बनाएंगे तो यहाँ पे अधिक ब्रांचिंग वाला बनेगा, नियोपेंटेन भी बनेगा, तो आप खुद ट्राई करके देखें कितने आइसोमर्स इसके पॉसिबल हो रहे हैं। हम चलते हैं दूसरे प्रकार की समझौता पर। दूसरा प्रकार है स्थान समझौता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। डिफिनीशन देखो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु उनमें उपस्थित द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता होती है, तो इसे स्थान समझौता कहते हैं। किसमें? अणुसूत्र तो समान होंगे, सभी समायोगी में होंगे, लेकिन इसके लिए देखो स्थान समझौता के लिए यदि इसमें द्विबंध हैं या त्रिबंध हैं या क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, तो इनके पोजीशन में अंतर होगा, पोजीशन में भिन्नता होगी, और इसे ही हम कहते हैं स्थान समझौता। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझें। देखिए अणुसूत्र C4H8 के लिए यहाँ हम बना रहे हैं समायोगियों को CH3 CH2 CH2, और देखो आप अणुसूत्र C4H8 हो जाएगा, यह एल्कीन है, और यह एल्कीन के लिए अणुसूत्र लिखा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन की चेन है ना, तो ब्यूट 1 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 इन, ब्यूट 1 इन। और दूसरा आइसोमर बना रहा हूं इसके लिए, देखो आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यह हो गया ब्यूट 2 इन। ठीक है, कहाँ अंतर आ रहा है इनमें? देखो आप, केवल डबल बॉन्ड के पोजीशन में दोनों में अंतर है, बाकी अणुसूत्र समान है, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं या स्थिति समावयवी हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो, अणुसूत्र C3H8O के लिए आइसोमर्स बना रहा हूं मैं यहाँ, देखो CH3 CH2 CH2OH, अर्थात यह प्रोपेन 1 आल है। प्रोपेन 1 आल 1 नंबर से OH समूह जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 1 आल। ठीक है, दूसरा आइसोमर बना रहा हूं, आप यहाँ देखो CH3 CHOH CH3, और यह है प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ से E को हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, प्रोपेन 1 आल और प्रोपेन
टू ऑल। ठीक है, तो अब देख लो आप, अणु सूत्र सेम है इन दोनों के लिए, लेकिन अंतर कहाँ पड़ रहा है? OH समूह, यह क्रियात्मक समूह है, इसके पोजीशन में डिफरेंस है खाली। यहाँ पोजीशन क्या है, 1 नंबर से OH समूह जुड़ा है और यहाँ 2 नंबर कार्बन से OH समूह जुड़ा है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्थान समावयवी, और इस आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, तीसरे प्रकार के आइसोमेरिज्म पे आ गए हम लोग, और तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डिफिनीशन देखो, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं तो इसे क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। क्रियात्मक समावयवता में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएंगे, और यहाँ एग्जांपल्स बना रहे हैं, एग्जांपल्स के द्वारा समझो आप। देखो, अणुसूत्र C2H6O के लिए आइसोमर्स को बना रहा हूँ मैं यहाँ, CH3CH2OH, यह है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ दूसरा आइसोमर बना दे रहा हूँ, यह डाई मेथिल ईथर, और अगर IUPAC नाम लिखते हैं तो मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। दूसरे नंबर पे आ जाओ आप, यहाँ देखो अणुसूत्र लिखा है C3H6O, और इसके लिए हम आइसोमर्स बना रहे हैं। पहले इसमें देख लो आप, कहाँ भिन्नता हो रही है। यहाँ OH क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल वर्ग है, और यहाँ क्रियात्मक समूह मेथॉक्सी अर्थात यह ईथर है, या अल्कोहल हो गया या ईथर हो गया, क्रियात्मक समूह ही अलग अलग हो गए। इसके लिए भी आइसोमर्स बना रहा हूँ, देखो आप, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, यह प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, और यह क्या है, एक अल्कोहल है, इसमें क्रियात्मक समूह OH है। CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, यह क्या है, कीटोन है, CO कीटो समूह यहाँ स्थित है, और यहाँ अल्कोहल समूह, और इसका IUPAC नाम अगर हम लोग लिखें तो प्रोपेन 2 ओन, 2 नंबर कार्बन से ओन समूह लगा हुआ है, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, इसमें अल्कोहल समूह और इसमें कीटोन समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार ये दोनों ही आइसोमर्स क्या हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। चौथा प्रकार है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। डिफिनीशन देखो इसके लिए, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान, और यहाँ पे अणुसूत्र भी समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, किंतु क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह भिन्न प्रकार के होते हैं तो इसे मध्यावयवता कहते हैं। अब यहाँ क्रियात्मक समूह के दोनों दिशा में जुड़े हुए एल्किल समूह अलग होंगे। इस प्रकार का आइसोमेरिज्म अधिकतर ईथर्स में और एमिनो में पाया जाता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये अणुसूत्र है C4H10O के लिए, और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर बनाएंगे हम, और आपको यहाँ समझा रहे हैं कि मध्यावयवता किस तरह से ये शो करते हैं। CH3O CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा आप खुद अभ्यास करें, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा आइसोमर बना रहा हूँ, CH3O CH3 CH3, और यहाँ नंबरिंग इस डायरेक्शन में होगा 1 2 3, तो यह 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तीसरा आइसोमर बना रहा हूँ, यहाँ देखो, CH3 CH2O CH2 CH3, इन सभी के अणुसूत्र जो हैं C4H10O हैं, लेकिन यहाँ भिन्नता क्या होगी हम दिखा रहे हैं। पहले इसका IUPAC नाम लिखते हैं, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब आप देखो यहाँ भिन्नता क्या हो रही है,
मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह दोनों दिशाओं में, यहाँ देखो एक दिशा में CH3 है और इधर CH2 CH2 CH3। जब इसकी बात करें तो इधर तो CH3 है लेकिन इधर के समूह अलग हो गए हैं। उसी तरह मुख्य क्रियात्मक समूह से इस दिशा में और इस दिशा में बाकी दोनों की अपेक्षा एल्किल समूह अलग अलग हैं। तो इस तरह की समयावता को मध्यावयता कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म पे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे प्रकार पे आ गए हैं जिसको त्रिविम समयावता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसमें पहला पॉइंट है, पहला प्रकार है ज्यामितीय समयावता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, देखो आप, इस प्रकार की समयावता एल्कीनों में पाई जाती है। इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार की समयावता में द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े परमाणु या परमाणु समूहों का त्रिविम में विन्यास भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझो, देखो ब्यूट-2-ईन में किस तरह से ज्यामितीय समयावता होगी इसको आप समझें। यह है ब्यूट-2-ईन और इसके लिए हम दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं जिनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है। उनको मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड C H CH3 यह एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर बना रहा हूँ, देखो जिस आइसोमर में समान प्रकार के समूह एक डायरेक्शन में हैं इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। दोनों हाइड्रोजन ऊपर वाली दिशा में है और दोनों मेथिल नीचे की तरफ हैं, तो यह सिस आइसोमर है। और जिस आइसोमर में समान प्रकार के समूह विपरीत दिशाओं में स्थित हैं इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। दोनों ब्यूट-2-ईन ही है, तो इसको हम लिखेंगे, चूँकि यह सिस रूप है तो इसको लिखते हैं सिस ब्यूट-2-ईन। और यह ट्रांस रूप है तो इसको लिखते हैं ट्रांस ब्यूट-2-ईन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु हैं और इनसे जुड़े जो परमाणु या परमाणु के समूह हैं इनका त्रिविम में विन्यास भिन्न होता है। बाकी इस कार्बन से HCH3, इस कार्बन से भी HCH3 जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी HCH3 और इससे भी HCH3, लेकिन इनका 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन अलग है, इसलिए यह समयावता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं जिसको कहते हैं प्रकाशिक समयावता। दूसरा है प्रकाशिक समयावता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समयावता वे अणु प्रदर्शित करते हैं जिनमें एक कायरल केंद्र, कायरल सेंटर होता है। इस प्रकार की समयावता में दो समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वे ही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनमें कम से कम एक कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर क्या होता है इसको अभी बताएंगे एग्जाम्पल में। इन समावयवियों को देखो, इन्हें प्रतिबिंब रूप या इनैंशियोमर कहते हैं। ये समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा देते हैं। इन्हें क्रमशः डी रूप या प्लस रूप तथा एल रूप या माइनस रूप कहते हैं। देखो, जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमाते हैं उनको डी रूप या प्लस रूप, और जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त घुमाते हैं उनको एल रूप या माइनस रूप कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लैक्टिक एसिड लेंगे और लैक्टिक एसिड में हम दिखा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। देखो यहाँ एक एसिड ग्रुप होगा, यह है लैक्टिक एसिड। अगर यहाँ दर्पण रखते हैं, दर्पण लगाते हैं, जो दूसरा रूप मिलेगा लैक्टिक एसिड का, ठीक इसी का इमेज बनेगा CH3CH COOH और OH। ठीक है, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब यह रूप, और देखो यह डी रूप है,
यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट करता है और यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में रोटेट करता है। तो इसको डी या प्लस लैक्टिक अम्ल और इसे हम कहते हैं एल या माइनस लैक्टिक अम्ल। अब आप देख लो कायरल केंद्र या कायरल सेंटर किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन परमाणु, किसी भी यौगिक में एक ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़े परमाणु या परमाणुओं के चारों समूह भिन्न भिन्न हों। देखो इस कार्बन से जो चारों परमाणु या परमाणु के समूह हैं अलग अलग हैं और ऐसे केंद्र को कायरल केंद्र कहेंगे। यहाँ पर यह कार्बन कायरल कार्बन है और यह कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। मुझे उम्मीद है कि आइसोमेरिज्म का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।